Hello everyone. Let's start the topic of revision, quick revision in physics. We are doing quick revision in physics for NEET and JEE. हम लोग NEET और JEE के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और वो जो रिवीजन है हमारा 17 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। 17 पार्ट में हो चुका है और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था और उसमें आज जो हम लोगों को पढ़ना है that is kinetic theory of gases. We are to do kinetic theory of gases today. Okay? चलिए स्टार्ट किया जाए। तो kinetic theory of gases क्या है? Kinetic theory of gases का मतलब होता है, पहले एक लाइन में मीनिंग लिख दें, to study the properties of gases, properties of gases on the basis of molecular motion, on the basis of molecular motion. समझिए क्या करना, to study the properties of gases, to study the properties of gases on the basis of molecular motion. समझ में आ रहा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या करना होता है? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है उसके बेसिस पर स्टडी करना गैसेस को, दैट इज कॉल्ड व्हाट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस हैं जिन पर वो बेस्ड होती है। लिखेंगे नहीं, ओरली हम लोग देख लेते हैं। क्या सबसे पहला एजम्पशन क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का? जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे एक जैसे होते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज में, मास में, हर चीज बराबर होती है। दूसरा, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? The volume of the molecule of gases is negligible as compared to whole container. पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसमें मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। तीसरा इसमें क्या प्रॉपर्टी आई? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो रैंडम होता है। रैंडम, हर तरफ कहीं भी जा सकता है। और अगली प्रॉपर्टी है कि जो कोलिजन्स होते हैं ड्यूरिंग द मोशन दे ऑल आर इलास्टिक। जितने भी कोलिजन होंगे सारे के सारे इलास्टिक कोलिजन्स होंगे। ओके, तो ये कुछ एजम्पशंस हैं। काइनेटिक थ्योरी जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस। अगर उन एजम्पशंस को फॉलो करेंगे तो आइडियल गैस है और नहीं फॉलो करेंगे तो वो रियल गैस हो जाती है। याद रखिए, काइनेटिक थ्योरी जो होती है बेस्ड ऑन एजम्पशंस होती है। ऐसे लिखिए, बेस्ड ऑन एजम्पशंस होती है। ठीक है ना? ये बेस्ड है एजम्पशंस पर बेस्ड है। मतलब आइडियल गैस के लिए कुछ एजम्पशंस फॉलो होने चाहिए। क्लियर है? अगर नहीं फॉलो होंगे तो फिर वो रियल गैस बन जाती है। ओके, याद रखना। ठीक है, कौन कौन से एजम्पशन है एक बार जल्दी से लिस्ट कर लेते हैं। पहला, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द होल कंटेनर। तीसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। चौथा, मोशन इज रैंडम। पांचवा, कोलिजन्स आर इलास्टिक। ओके, तो these are the assumptions on which kinetic theory of gases is based. किन assumptions पर ये based है? These are the assumptions. अब आइए, मोशन हो रहा है तो कितने टाइप की वेलोसिटी होगी? वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सबसे पहली वेलोसिटी होती है मीन वेलोसिटी। सबसे पहली वेलोसिटी होती है मीन वेलोसिटी। वी मीन लिखेंगे इसको, वी विल राइट वी मीन। मीन वेलोसिटी है, दिस इज मीन वेलोसिटी। और मीन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 8 RT/πa। ये फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ओके, नोट कर लेंगे इसको।
नोट कर लिया, वेरी गुड। अब आइए आगे करते हैं। सेकेंड टाइप की जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी है इसमें? सेकेंड इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको लिख सकते हैं VRMS। पहले आपको पता है VRMS होता क्या है? VRMS का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, लास्ट में Vn का स्क्वायर अपॉन n। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट करेंगे, उल्टा होता है। पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर मीन और फिर रूट, ऐसे होता है। इसको कहते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर, या इसको V के ऊपर बार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो VRMS का फॉर्मूला होता है फॉर 1 मोल, दैट इज रूट ऑफ 3RT अपॉन m। हुआ कि नहीं हुआ? VRMS इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT अपॉन m। VRMS equals to root of 3RT upon n। VRMS equals to under root of V1 square plus V2 square plus Vn square upon n हो गया। तो ये हो गया VRMS है अंडर रूट ऑफ 3RT upon n। ठीक है, वो है मीन वेलोसिटी। ये भी 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, 1 मोल के लिए किया जाता है। और यहाँ पर कैपिटल M जो है ये मोलर मास है, दैट इज मोलर मास। ओके, दैट इज मोलर मास। उसके बाद आइए तीसरा जो इसमें आता है, दैट इज थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तीसरा क्या है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जो तीसरा है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको लिखा जाएगा VP, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन n। मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है पता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल। प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा हो, जिसके होने की संभावना ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। याद रहेगा, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन m। अब अगर मान लो कंपेयर करें हम लोग, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो VRMS की होती है, फिर मीन की होती है, और लास्ट में आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। लास्ट में आता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझिए, सबसे पहले VRMS, फिर मीन, तीसरा मोस्ट प्रोबेबल। तो ये इनका ऑर्डर होता है। ओके, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेसिक्स चल रहा है। अब आइए आइडियल गैस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, इस पर कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉज याद दिला दूं। गैस लॉज कौन कौन से हैं? हालांकि आपको सब याद होंगे, लेकिन मैं एक बार जल्दी से अपनी तरफ से याद दिला दूं। जिन लॉज पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, लॉज की बात करें तो सबसे पहला जो लॉ होता है दैट इज बॉयल्स लॉ। सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के है, या पीवी जो होता है ये कांस्टेंट होता है। अगर यहां से ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए पी और वी का अगर ग्राफ बनाएंगे, ये ऊपर से नीचे हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसको हम लोग नाम देते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है टेम्परेचर कांस्टेंट पर पी और वी का रिलेशन, दैट इज बॉयल्स लॉ। ठीक, दूसरा होता है सेकेंड इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कब अप्लाई होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्यों?
चार्ल्स लॉ कब अप्लाई होगा? व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, या हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन T इज कांस्टेंट, दैट इज चार्ल्स। इसमें अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये V हो गया, ये T हो गया, एंड द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। V अपॉन T इज कांस्टेंट, तो यहां से जो है प्रेशर कांस्टेंट होगा, दैट इज प्रेशर कांस्टेंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? T, या हम ये कह सकते हैं कि V अपॉन T का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट। आ रहा समझ में कि नहीं? ये हो, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ, वो है चार्ल्स लॉ। ये दो लॉज हैं। तीसरा जो लॉ होता है दैट इज प्रेशर। तीसरा होता है प्रेशर। प्रेशर लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाता है और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T या P अपॉन T कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे वी कैन प्लॉट P एंड T, ये ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा टेम्परेचर जो है ये केल्विन में है, ये टेम्परेचर कैपिटल T है, केल्विन में है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं। तो ये है प्रेशर लॉ, या इसको गे-लोजेक्स लॉ भी लोग कहते हैं। तो टोटल मेन जो देखा जाए 3 लॉज हैं। इसके अलावा एवोगैड्रोस लॉ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं लिस्ट बनाऊं, हालांकि उस पर क्वेश्चन फिजिक्स में कोई नहीं आता है, ठीक है। फिजिक्स में जब आप एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, कौन कौन से लॉज हैं जिस पर क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा। पहला जो लॉ होता है इसमें ना 4th नंबर पर आता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ आता है। 5वें नंबर पर जाएंगे, इसमें आपको मिलेगा डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और छठा जो आपको मिलेगा, ठीक है ना, वो मिलता है इसमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो टोटल देखा जाए तो लॉज जो है वो 6 है, ठीक है। लेकिन इन पर क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में नहीं है, ठीक है। अपने जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं यही 3 होंगे। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और प्रेशर लॉ, इन्हीं 3 पर आएंगे। और इन्हीं 3 को मिला करके हम आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं। क्या बना देते हैं बताओ? आइडियल गैस इक्वेशन बना देते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इक्वल्स टू, है ना, म्यू RT। यहां पर क्या है? P प्रेशर है, देखो P इज द प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, और म्यू क्या है? ये नंबर ऑफ मोल्स है, और R क्या है? ये गैस कांस्टेंट है, और T है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन से आइडियल गैस इक्वेशन। नोट किया? अब यहां देखिए ये कैसे इन लॉस को लगाना बहुत इजी होता है। इन लॉस को अप्लाई करना बहुत इजी होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। जैसे नीट का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2004 में आया है। 300 ml ऑफ गैस है 27 डिग्री। 300 ml ऑफ गैस, ठीक है। नीट में आया हुआ एग्जाम्पल है 2004 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 300 ml ये वॉल्यूम दिया है, 300 ml जो है ये वॉल्यूम दिया है, और गैस है 27 डिग्री। इसका जो टेम्परेचर है, पहले थीटा लिख लें डिग्री सेंटीग्रेड में, 27 डिग्री, और फाइनल टेम्परेचर इसका 7 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर क्या है? 7 डिग्री, और लिखा हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर।
एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो प्रोसेस हो रही है ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कूलिंग हो रहा है। आप अगर यहां से देखें तो ये कूलिंग हो रहा है, दिस इज कूलिंग, यहां पर कूलिंग हो रही है। और ये जो कूलिंग हो रही है ये कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। कूलिंग कहां हो रही है बोलो, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, देन इट्स फाइनल वॉल्यूम विल, इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो पूछ रहा है कितना होगा, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। इसका जो है फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या है, फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है कितना है, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम। तो क्या करेंगे यहां से देखो, प्रेशर कांस्टेंट, इसका मतलब इसमें लगेगा चार्ज, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या हम लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T। पहले जो वॉल्यूम है 300 ml है, टेम्परेचर देखिए 27 है ना, तो 27 प्लस 270, और यहां वॉल्यूम V2 निकालना है और डिवाइडेड बाय, अब ये आएगा कितना, 7 प्लस 270 है ना। यहां आ जाते हैं, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा देखो 300 अपॉन 300 आएगा, ये इक्वल्स टू V2 अपॉन 280 आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो V2 इक्वल्स टू 280 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, टेम्परेचर को किसमें चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा जल्दबाजी। ठीक, मिटा दें। चलिए, तो ये मैंने आपको एक गैस लॉस पर क्वेश्चन कराया, डायरेक्ट ही आते हैं, बस थोड़ा सा इन क्वेश्चन में मैंने देखा है यूनिट के कन्वर्जन की दिक्कत आती है थोड़ा सा, और वो भी इसलिए आती है जल्दबाजी में, हम लोग जल्दी करने के चक्कर में यूनिट नहीं कन्वर्ट करते हैं, तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत आसान होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके करिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा हाफ m और vn का स्क्वायर। ये वी कैन कॉमन टेक कॉमन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस, और ये डॉट 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 लास्ट में आएगा vn स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है हाफ m और ये n इंटू VRMS का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, उसके बाद प्रेशर इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू PV इक्वल्स टू 1/3 mn इंटू VRMS का स्क्वायर। ये होती है प्रेशर इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। अब अगर इन दोनों को यहां से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, ठीक है, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन PV इक्वल्स टू, ये आएगा 3/2 mn कैंसिल है यहां से, ठीक है, और VRMS से VRMS कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया बोलो, 3/2 PV मिला, या ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 3/2 और μr, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 μr, नोट कर लीजिए। ठीक, अब यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है, काइनेटिक एनर्जी इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस स्टेटमेंट को जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसको कहा जाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक बात यहां से पता चली कि जो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? ओनली ऑन द टेम्परेचर्स। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ऐसे लिखेंगे यहां पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसको कहा जाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। याद रहेगा, ये हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। दिस इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। हो गया? ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। कैसे? ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 और म्यू आर टी। अगर 1 मोल के लिए लेते हैं, फॉर 1 मोल, तो ये आएगी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आएगा 3/2 आर टी। इसको कहा जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एवरेज का साइन है, ये है 3/2 आर टी। क्लियर? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक, 3/2 आर टी हो। वन मोल के लिए, फॉर वन मोल ऑफ गैस, सॉरी फॉर दैट, यहां पे थोड़ा सा हम आपको गड़बड़ कर सकते हैं। ये फॉर 1 मोल हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 आर टी। ठीक है ना? अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो ये आएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये आएगा 3/2 आर टी अपॉन एन। और ये आर अपॉन एन जो होता है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये इसको नाम दिया जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको नाम दिया जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये ऐसे 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या है बेटा? 3/2 आर टी। और ये क्या? एवरेज, ये है एवरेज काइनेटिक। ये एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड किया जाता है, ऐसे करते हैं। ठीक, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। और K यहां पर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, पर मॉलिक्यूल। तो 3 फॉर्मूले देखो, मैं एक बार लिस्ट बना दूं। काइनेटिक एनर्जी का मेरा 3/2 म्यू आर टी मिल गया यहां से। दूसरा फॉर्मूला मिला काइनेटिक एनर्जी 3/2 आर टी मिला। ये मिला है हमको फॉर 1 मोल,
और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो मिला है दैट इज 3/2 kT। ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये सेकेंड इक्वेशन और ये हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, चलिए तो ये फॉर्मूले हो गए। एक चीज और आपको बताएं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग अबाउट आइडियल गैस। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आप पढ़ रहे हैं ये फर्दर आगे जाकर के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बोलो, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। है, अब आगे आइए एक और छोटी सी बात इसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? एफ से लिख सकते हैं। ये होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, इंडिपेंडेंट मोशन, ठीक है ना, पॉजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल। गैस का जो मॉलिक्यूल है कितने टाइप के, नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पॉजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। गैस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल जो है वो कितने टाइप के इंडिपेंडेंट मोशन एग्जिबिट कर सकता है। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट मोशन एग्जिबिट कर सकता है पॉजेस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वो केवल 3 मोशन कर सकता है जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोशन तो होता है, जितने टाइप का होगा उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, उसी हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम होती। कैसे? एक बार थोड़ा सा आपको बताते हैं मोशन से कैसे इसका रिलेशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मोशन के साथ क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विद मोशन? रिलेशन ये होता है कि अगर ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, केवल ट्रांसलेटरी मोशन अगर करता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां से जो मिलेगा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमको मिलेगा दैट इज 3। क्लियर होगा? केवल 3 मिलेगा। अगर रोटेटरी मोशन करता है, अगर रोटेटरी मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको यहां से मिलेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिलेगा यहां से दैट इज 2। ठीक, और इसी तरीके से अगर वाइब्रेटरी मोशन करता है, तो वाइब्रेटरी मोशन करेगा तो यहां से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको मिलेगा दैट इज ऑल्सो 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है तो 7 आ गया। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 7 है। याद रहेगा, टोटल अगर लेंगे कंप्लीट, अगर हम यहां से टोटल करते हैं सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो ये 7 है। टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7, दैट इज 7। बात को समझिए। तो यहां पर क्या है कि कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने इंडिपेंडेंट टाइप के मोशन हो सकते हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एफ कितना है? 7, एफ 7। ये 3 है, 2 है, 2। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7। एक बात और याद रखिएगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिपेंड्स ऑन, पहला, नेचर ऑफ गैस, या हम कह सकते हैं एटोमिसिटी ऑफ गैस। गैस की जो एटोमिसिटी है उस पर करेगा।
दूसरा जो करेगा वो करेगा टेम्परेचर पर, दूसरा जो करेगा वो टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस है ना, एटॉमिसिटी ऑफ गैस का क्या मीनिंग है, इसका मतलब तीन हो सकते हैं। कौन कौन से तीन, कौन कौन से हो सकते हैं यहां पर? पहला हो सकता है मोनो एटॉमिक, दूसरा कौन सा हो सकता है डाई एटॉमिक, और तीसरा कौन सा हो सकता है ट्राई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और ट्राइएटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो सकती है, या तो 6 या 7। अगर कुछ ना बोला जाए तो आप 6 लीजिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राइएटोमिक में 6 लिख लीजिए। समझ में आया? ट्राइएटोमिक एक्चुअली दो तरीके से हो सकते हैं, एक ऐसे हो सकता है ट्राइएटोमिक, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो सकती है, और एक ट्राइएटोमिक ऐसे हो सकता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये आपका नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर और नॉन लीनियर। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताती है, इंडिपेंडेंट कितने मोशन हो रहे हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम दो चीजों पे गैस डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, दैट इंक्रीजेस। तो मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, इस तरीके से लीनियर, नॉन लीनियर। हालांकि ट्राइएटोमिक तक बात जाती नहीं है, मैक्सिमम जो बात है वो मोनो और डाई तक ही रहती है। ठीक, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम मोनो एटॉमिक और डायटोमिक तक ही रहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। क्या है इसमें, देखिए नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? ठीक है, व्हाट इट सेज, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है एनर्जी इज equally divided in all degrees of freedom। ये जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होगी इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे सब में इक्वली डिवाइड होती है, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ गया? एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, है ना। और इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज, है ना, हाफ kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ kT। समझ आया? एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी होती है, हाफ kT। इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज हाफ kT। अब आप सोचिए, अगर किसी के f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, किसी के f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, f फॉर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर f है तो क्या होगा बताइए, f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगी F/2 kT, ये आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, F/2 kT। समझिए, है ना, एवरेज जो आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम लोग एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं,
हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बताओ, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ kT, डिग्री ऑफ फ्रीडम बल्क में नहीं बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल के हिसाब से बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ kT, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। अगर उसी मॉलिक्यूल के f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो उस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दैट इज f/2 kT होगी। एंड k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल k है, ध्यान रखिए। ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी है जिसकी f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, अब अगर मान लीजिए इसी को मोल में चले जाए, अगर हम लोग मोल में चले जाते हैं, फॉर 1 मोल मान लीजिए, हमने कहा भाई सारे मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जैसी ले लेते हैं, तो फॉर 1 मोल अगर हम लोग 1 मोल की अगर बात करें तो 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी, अब एवरेज ना लिखिएगा, F/2R। और अगर म्यू नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाए तो क्या होगा, अगर म्यू जो है वो नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी F/2 और म्यू RT, ये काइनेटिक एनर्जी। समझिए, एक मॉलिक्यूल के लिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये रही। अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, F/2 kT, ये सिंगल मॉलिक्यूल का है। और फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर 1 मोल है तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी F/2 RT, और अगर म्यू नंबर ऑफ मोल है तो काइनेटिक एनर्जी F/2 म्यू RT। समझ में आ रहा है नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी। और यही आगे चल करके इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस बन जाएगी। यही जो फॉर्मूला है ये आगे चल करके इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ओके, अगला जो हम लोग क्लास लेंगे, अगला जो हम लोग इसमें रिवीजन करेंगे, अगले रिवीजन में यही इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है और इसके क्वेश्चंस करने हैं। तब तक आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की क्वेश्चंस लगाएं। ओके, चलिए बाय।